Hey everybody, Varun here from Language Academy, guys. Welcome back to another video. This video, we are going to look at PT reading drag and drop plans. This is one of the areas where a lot of students do struggle, find it difficult, and are not really sure what to do. This video is going to be in Hindi. An English version of this video will be out very soon. भाई इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, जिनको रीडिंग ब्लैंक्स भी बोलते हैं। एक इजी टास्क है, अगर आप सही तरीके से करो, पैसेज का मीनिंग समझ समझ के करो। लेकिन अगर आप पैसेज का मीनिंग समझ के नहीं करोगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, आपके साथ 6 से 7 रीडिंग ब्लैंक्स के पैसेज सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि सही आंसर सही क्यों है और गलत आंसर गलत क्यों है। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आप भी ट्राई करना कि मेरे साथ साथ सॉल्व करना। Without any further delays, let's get into the video. I'll share my screen and we'll cover each and everything. All right. इस तरह से कुछ आपकी स्क्रीन भी दिखेगी एग्जाम में। सबसे पहली चीज क्या करनी है आपने, as soon as you go for the test, first thing what you have to do, आपको सीधा ऑप्शंस नहीं पढ़ने लग जाना है। आपको थोड़ा बहुत पैसेज का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप पैसेज का मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा और कोई फायदा भी नहीं है। पैसेज का मतलब समझो। Lava is an incredibly hot dash that forms when magma from the Earth's depths rises to the surface and dash through a volcano. तो पैसेज थोड़ा बहुत मुझे पता लग गया कि वॉल्केनो के बारे में बात कर रहा है, कि लावा क्या चीज होती है और वॉल्केनो कैसे बनता है। अब मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया कि पैसेज किस बारे में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लावा इज एन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया एडवर्ब, यहाँ पे आ गया एडजेक्टिव। हॉट के साथ क्या आ गया, एन जब भी आता है, जब ए एन द आते हैं तो उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा कोई कोई। तो लावा इज एन इनक्रेडिबली हॉट क्या होगा, एक नाउन होगा। नाउन क्या होती है, कोई भी चीज कोई भी जगह। रेंडर, रेंडर होता है वर्ब। सब्सटेंस एक नाउन है। फ्यूज, इरप्ट्स, नेविगेट्स, ये भी वर्ब है। और मॉडल क्या है, मॉडल एक नाउन है। तो लावा एक मॉडल होगा या सब्सटेंस होगा। गरम गरम चीज होगी, गरम गरम सब्सटेंस होगा। लावा इज एन इनक्रेडिबली हॉट सब्सटेंस दैट फॉर्म्स, जो कि बनता है जब मैग्मा फ्रॉम द अर्थ डेप्थ, जब मैग्मा अर्थ की गहराई से राइजेस टू द सरफेस, जब वो सरफेस के ऊपर आता है, एंड डैश थ्रू अ वॉल्केनो। याद रखो मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक रूल बताया था एंड के साथ। अगर एंड आ रहा है एक सेंटेंस में तो एंड के पहले भी वर्ब की वही फॉर्म रहेगी और बाद में भी वही फॉर्म रहेगी। एंड के पहले वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है एस के साथ, तो यहाँ पे भी एस के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस के साथ कितने वर्ड्स हैं, इरप्ट्स और नेविगेट्स। तो अब पैसेज क्या कह रहा है, मैग्मा जो अर्थ की गहराई में है वो सरफेस पे आता है और डैश थ्रू अ वॉल्केनो। इरप्ट होगा मैग्मा या फिर नेविगेट होगा। नेविगेट होता है देख देख के आना, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम नेविगेशन ऑन करते हैं। इरप्ट होता है फटना। जो ज्वालामुखी है, जो वॉल्केनो है, वो फटता है। तो इरप्ट्स विल बी द राइट वर्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड सिलेक्ट करने हैं। आप बोल सकते हो कि नेविगेट का मतलब भी तो वही होता है, बट नेविगेट का मतलब होता है देख देख के जाना, रास्ते पे जाना। इरप्ट होता है फटना थ्रू अ वॉल्केनो। इट इज सो हॉट, ये इतना गर्म होता है दैट इट कैन मेल्ट एंड डैश सॉलिड रॉक, क्रिएटिंग द ऑ इंस्पायरिंग वॉल्केनिक लैंडस्केप्स वी सी ऑन अर्थ। कि ये इतना गर्म है कि ये मेल्ट कर सकता है एंड डैश सॉलिड रॉक। एक तो सॉलिड रॉक को मेल्ट करेगा और क्या करेगा उसको। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म कितने, रेंडर हो सकता है या फिर फ्यूज हो सकता है। रेंडर क्या होता है, रेंडर होता है बनाना। जो इतनी गर्म चीज है वो पत्थर को बनाएगी तो नहीं, मेल्ट करके तो बनाएगी तो नहीं, तो क्या होगी, फ्यूज हो जाएगी उसके साथ। फ्यूज का मतलब समझो, यहाँ पे फ्यूज का मतलब होता है कंबाइन। कि जो नीचे से मैग्मा निकलता है वो इतना गर्म है कि पत्थर को पिघला के उसके साथ मिल जाता है और नहीं बहुत ही सुंदर वॉल्केनिक लैंडस्केप्स बना देता है, जो कि हमारे को अर्थ पे दिखती है। पैसेज का मीनिंग सबमिट करके देख लेते हैं, तीनों सही है। पैसेज का मीनिंग समझोगे तो बेटर कर पाओगे। मतलब क्या है, लावा के बारे में बात हो रही है, हॉट सब्सटेंस है जो फटता है वॉल्केनो के थ्रू, और वो इतना गर्म है कि वो पत्थर को मिला के मेल्ट करके उसके साथ ही मिल जाता है और बहुत सुंदर लैंडस्केप बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पैसेज का मतलब समझना है। डिसीजन पैरालिसिस इज अ स्टेट ऑफ ओवर एनालाइजिंग। डिसीजन पैरालिसिस याद रखो मतलब क्या, कि सोचने का लकवा, मतलब ये नहीं है। बट डिसीजन पैरालिसिस वो एक स्टेट होगी जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे कि आपने करना क्या है। डिसीजन पैरालिसिस इज अ स्टेट ऑफ ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन और डिसीजन अप टू द पॉइंट वेयर इट एक्चुअली डैश यू फ्रॉम। इट आ गया, इट के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, एस वाली। फर्स्ट फॉर्म आएगी एस वाली इट के साथ, इट प्लेस,
इट हैपेंस, इट हैपन नहीं बोलते। तो यहाँ पे हमने वर्ड ढूंढना है फर्स्ट फॉर्म में एस के साथ, ठीक है। डिसीजन पैरालिसिस एक वो स्टेट है जहां पे आप चीजों के बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हो कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो दैट वो चीज आपको एक्चुअली डैश करती है डिसीजन लेने से। तो अगर मैं कोई चीज के बारे में सोची जा रहा हूँ तो उससे क्या होगा, मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो इट विल व्हाट, इट विल फर्स्ट एस वाले वर्ड कितने हैं, इंडोक्ट्रिनेट्स, प्रिवेंट्स, मैनिफेस्ट। इंडोक्ट्रिनेट्स हमें मतलब नहीं पता, लेट्स से। प्रिवेंट्स मतलब रोकना, मैनिफेस्ट होता है सोचना। अब कोई चीज को मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो वो मेरे को डिसीजन लेने से क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, रोकेगी, दैट्स इट। इट के साथ एस वाली फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। या फिर इट विल इन्फ्लुएंस, या फिर उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। दिस फिनोमिना, दिस आ गया ये वाला। दिस के साथ भी एस वाली फॉर्म आती है, दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। दिस विल आ गया तो हेल्प आएगा, ठीक है, दिस विल हेल्प नहीं आएगा। दिस के साथ नॉर्मली ऐसा आता है, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। दिस फिनोमिना एक चीज होगी, सिंगुलर चीज है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की एस फॉर्म आती है, याद रखना। दिस बॉय प्लेज वेरी वेल, दिस बॉय प्ले वेरी वेल नहीं होता, प्लेज वेरी वेल। दीज बॉयज प्ले वेरी वेल। अगर प्लूरल आ गया सब्जेक्ट, मतलब कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल आ गया, तो विदाउट एस आएगा। सिंगुलर आ गया तो एस वाला आएगा। दिस फिनोमिना टिपिकली डैश थ्रू इनएक्शन, इनडिसीजन और एन एक्सेसिव टेंडेंसी टू डैश द ऑप्शंस। ये फिनोमिना कब होता है, टिपिकली व्हाट, टिपिकली एस वाले वर्ड कितने हैं, इंडोक्ट्रिनेट्स या मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, सोचना या कोई चीज आनी। दिस फिनोमिना टिपिकली अकर्स। मैनिफेस्ट क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है किसी चीज के बारे में सोचते रहना, सोचते रहना। ये फिनोमिना कहाँ से आता है, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एक और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, जैसे कि यू अचीव व्हाट यू मैनिफेस्ट, आपको वही मिलेगा जो जिस चीज के बारे में आप सोचोगे। तो मैनिफेस्ट इस तरीके से भी यूज हो सकता है, किसी चीज से इवॉल्व होना। ह्यूमंस मैनिफेस्टेड फ्रॉम दिस, मतलब कि इस सोच से आगे आए हैं ये। दिस फिनोमिना टिपिकली इंडोक्ट्रिनेट्स या मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि ये फिनोमिना इस चीज से ही बाहर आता है, किस चीज से, इनएक्शन से, इनडिसीजन से, या एन एक्सेसिव टेंडेंसी टू डैश द ऑप्शंस। ऑप्शंस को क्या करोगे, टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू डैश द ऑप्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव एट हैंड बिफोर मेकिंग अप योर माइंड। दिस फिनोमिना टिपिकली मैनिफेस्ट थ्रू इनएक्शन, इनडिसीजन और एन एक्सेसिव टेंडेंसी टू डैश द ऑप्शंस, वे द ऑप्शंस। आप हर एक ऑप्शन को तोलते हो कि ये ऑप्शन मेरे लिए सही है या ये ऑप्शन मेरे लिए सही है। टेंडेंसी टू डैश द ऑप्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस you have at hand before making up your mind. This experience can be dash, बी के साथ क्या आएगा, या तो ईडी आएगा या आईएनजी आएगा। ईडी वाला कोई है नहीं, आईएनजी। दिस एक्सपीरियंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। दोबारा पढ़ लेते हैं। डिसीजन पैरालिसिस क्या है, एक स्टेट है जहां पे आप चीजों के बारे में बहुत सारा सोचते हो, जिसके कारण वो आपको ये ओवर थिंकिंग आपको प्रिवेंट करती है डिसीजन लेने से। ये फिनोमिना टिपिकली मैनिफेस्ट होता है किस चीज से, इनएक्शन से, इनडिसीजन से, एंड एक्सेसिव टेंडेंसी टू डैश द ऑप्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ऑप्शंस के बारे में सोचना और देखना कि नतीजा क्या होगा, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। पैसेज का मीनिंग समझोगे, बेटर तरीके से कर पाओगे। पैसेज का मीनिंग नहीं समझोगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कंट्री, अ कंट्री रेफर्स टू अ सर्टेन पॉपुलेशन। एक कंट्री क्या होती है, कंट्री होती है सर्टेन पॉपुलेशन जिसकी अपनी विद इट्स ओन डैश ट्रेडिशन एंड कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड। तो पैसेज कंट्री के बारे में बात कर रहा है कि एक कंट्री क्या होती है। अ कंट्री रेफर्स टू सर्टेन पॉपुलेशन विद इट्स ओन डैश ट्रेडिशन एंड कॉमन कल्चरल ग्राउंड। तो ये वाला वर्ड भी ट्रेडिशन और कॉमन कल्चरल ग्राउंड से मिलता जुलता होना चाहिए। पॉपुलेशन की क्या होगी, पॉपुलेशन का प्रोवाइड होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा, प्रोक्लेम होगा, डिस्प्ले होगा, आइडेंटिटी होगी। अगर मैं इंडियन हूं तो मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरे आइडेंटिटी क्या है, मैं इंडियन हूँ। मेरे ट्रेडिशन क्या है कि जो मैं फॉलो करता हूँ। कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, जो मैं कल्चर सेलिब्रेट करता हूँ या फॉलो करता हूँ। तो जो पॉपुलेशन होती है एक देश की, उसकी अपनी एक पहचान होती है, अपनी संस्कृति होती है, और जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, आप बोल सकते हो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगी तो उसकी टेंशन मत लो। कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड मतलब कि जो कल्चर वो फॉलो करते हैं। मोस्ट क्रूशली ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अ नेशन नीड्स टू बी के बाद क्या आता है, ईडी या आईएनजी। ठीक है, ईडी वाले कितने वर्ड है, एक ये वर्ड है और ये होता है। एक देश क्या है, देश क्या है, पॉपुलेशन जिसका अपनी आइडेंटिटी है। सबसे जरूरी देश, सबसे जरूरी क्या है, एक देश
needs to be dashed by other members of United Nations in order to be considered a country. एक देश को देश माने जाने के लिए जो दूसरे मेंबर है, मतलब दूसरे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस, जो एक संगठन है, जो एक ग्रुप है, उसके मेंबर है, उन्हें भी उस देश को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मान्यता देनी पड़ेगी। अगर मैं एक जमीन खरीद के बोलूं कि ये मेरा देश है, तो ऐसे जमीन नहीं, मतलब ऐसे मेरा देश नहीं बन जाएगा। देश कैसे बनेगा? जब दूसरे देश या जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अदरवाइज नहीं तो एनीवन विद एन आइलैंड, किसी भी बंदे के पास अगर एक पीस ऑफ लैंड है या एक टापू है, कुड डैश देमसेल्व्स द सॉवरेन लीडर ऑफ देयर ओन फैब्रिकेटेड कंट्री। नहीं तो अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, एक आइलैंड लेके अपने आप को लीडर कह देंगे और अपनी कंट्री बना लेंगे। तो क्या करेंगे? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम क्या होता है? अपने आप को मान्यता दे देनी। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, तो आई एम प्रोक्लेमिंग माई सेल्फ, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, कोई भी बंदा उठ के जमीन खरीदेगा और बोलेगा कि मैं यहाँ का लीडर हूँ और ये मेरी कंट्री। दैट्स हाउ यू डू इट। इजी था, बट बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत करते हैं। जो लॉजिक मैंने लगाया है वो फॉलो करो, 100% आपकी हेल्प होगी। एक और कर लेते हैं। इन द एकेडमिक वर्ल्ड, एकेडमिक वर्ल्ड, एकेडमिक वर्ल्ड का क्या मतलब है? मतलब समझो, एकेडमिक वर्ल्ड हो गया जो आपकी स्टडी से रिलेटेड वर्ल्ड है, स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं। प्लेजरिज्म, कई लोग प्लेगरिज्म भी बोलते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट या ऑस्ट्रेलिया में हम प्लेजरिज्म भी बोलते हैं इसको। प्लेजरिज्म बाय स्टूडेंट्स इज यूजुअली, प्लेजरिज्म क्या होता है? किसी बंदे का काम कॉपी करना। जैसे आपने असाइनमेंट बनाई, मैंने सेम टू सेम चेप दी या कॉपी कर दी, तो उसका मतलब यही है कि मैं प्लेजरिज्म कर रहा हूँ, मीन्स आई एम जस्ट कॉपिंग योर वर्क एंड क्लेमिंग दैट इट इज माई ओन वर्क। इन द academic वर्ल्ड, plagiarism by students is usually considered a very serious। अगर मैंने आपका काम चेप लिया तो क्या होगा? इज अ वेरी सीरियस, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कितने हैं? इज अ वेरी सीरियस एडजेक्टिव है तो नाउन वगैरह आएगा यहाँ पे, क्लासिफाइंग नहीं आ सकता। इज अ वेरी सीरियस स्टेट, स्टेट एक कंडीशन हो सकती है, कंडीशन बोल सकते हैं, बट किसी का काम कॉपी करना विल नेवर बी अ वेरी सीरियस स्टेट। स्टेट किसी चीज की होती है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ थिंकिंग। अ वेरी सीरियस एक्सपेल्ड, अ वेरी सीरियस ऑफेंस, जुर्म बिल्कुल हो सकता है। फेलिंग एक्सेस ओरिजिनेटेड, ऑफेंस विल बी द राइट आंसर। क्यों? कॉन्टेक्स्ट के बेस पे कि किसी का काम करना एकेडमिक वर्ल्ड में एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस हो सकता है। दैट कैन रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज या नतीजे शॉर्ट टर्म हो सकते हैं उसके, सच एज अ डैश ग्रेड ऑन पर्टिकुलर असाइनमेंट। एक कॉन्सिक्वेंस या नतीजा क्या हो सकता है कि उसको बुरा ग्रेड ही मिलेगा, नेगेटिव वर्ड आएगा। कौन सा ग्रेड मिलेगा? क्लासिफाइंग ग्रेड, स्टेट ग्रेड, एक्सपेल्ड ग्रेड, फेलिंग ग्रेड, फेलिंग मार्क्स या फेलिंग ग्रेड। मतलब जैसे आपने मेरा काम कॉपी कर लिया तो उसका सीरियस ऑफेंस क्या होगा? या तो ये हो सकता है आपको फेल ग्रेड मिल जाए आपकी पर्टिकुलर असाइनमेंट में या फिर पूरे कोर्स में। इफ यू आर रिसीविंग अ स्कॉलरशिप, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, यू मे लूज डैश टू इट। तो अगर आपने कॉपी करा और आपको स्कॉलरशिप मिली है तो यू विल लूज डैश टू इट। एक्सेस टू इट, एक्सेस टू इट मतलब जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यू विल लूज एक्सेस टू इट। एक्सेस टू समथिंग इज अ कॉलोकेशन, रिमेंबर दिस थिंग। इफ यू आर पुटिंग ऑन academic probation as a result of plagiarism, plagiarism may even result in being dash from the institution। अगर आप plagiarism करते हो तो may even result in being dash from the institution and can make transferring to another institution difficult। तो ये भी हो सकता है कि आपको एक इंस्टीट्यूशन से क्या कर दिया जाए, अगर आपको दूसरे, यहाँ पे देखो इन्होंने हिंट दे दिया कि इसके कारण, प्लेजरिज्म के कारण ये भी हो सकता है कि आपको एक इंस्टीट्यूशन से डैश कर दिया जाए और आपको ट्रांसफर लेना भी मुश्किल हो जाए। तो आप ट्रांसफर तभी लोगे अगर आपको एक इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया जाए। निकाल दिया जाए, कौन सा वर्ड सही बैठेगा? एक्सपेल्ड, बीइंग एक्सपेल्ड। बीइंग के साथ ईडी फॉर्म आती है, ध्यान रखना ज्यादातर। जैसे दिस इज बीइंग कंप्लीटेड, दिस इज बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कंप्लीटेड, राइट? दिस इज बीइंग क्लासिफाइड, तो यहाँ पे ईडी फॉर्म आती है। लेट्स सबमिट इट, लेट्स सी। बीइंग के साथ ज्यादातर ईडी फॉर्म आती है, ध्यान रखना। लूज एक्सेस टू समथिंग इज अ कॉलोकेशन। अ फेलिंग ग्रेड क्योंकि आपने प्लेजरिज्म किया, और वेरी सीरियस ऑफेंस। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट विल मेक मोर सेंस टू यू गाइस, ठीक है? ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। Independent study courses allow you to dash special interests not met in your formal curriculum and often involve working closely with a particular faculty person or advisor। Independent study courses क्या करते हैं? आपको अलाउ करते हैं कि आप स्पेशल इंटरेस्ट वाली चीजें पढ़ सकें
जो कि आपने फॉर्मल करिकुलम क्या होता है, जैसे जो मैंने स्कूल में 10th या 12th या बैचलर्स करी, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या करेंगे, अगर मैं कोर्स कर रहा हूँ तो इट विल अलाउ मी टू डैश स्पेशल इंटरेस्ट, परस्यू सेटल स्पेशल इंटरेस्ट। परस्यू मतलब किसी चीज को अंडरटेक करना। इट विल अलाउ मी टू अंडरटेक स्पेशल कोर्सेज और स्पेशल इंटरेस्ट। लेट्स से कि मैंने फाइनेंस की पढ़ाई करी, बट अब मुझे प्रॉपर्टी का करना है, तो मैं प्रॉपर्टी का कोर्स कर रहा हूँ। तो दैट कोर्स विल अलाउ मी टू pursue or undertake special interest which is property in my case, often involve working closely with particular faculty person or advisor। और इसमें क्या शामिल होता है कि आप किसी एक बंदे के साथ या कोई आपका ट्यूटर या मेंटोर होता है, उसके साथ क्लोजली वर्क करते हो। इंडिपेंडेंट स्टडीज यूजुअली इन्वॉल्व डैश रीडिंग एंड राइटिंग एंड ऑफन एंड अप विद रिसर्च प्रोजेक्ट। तो अगर यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर बना रहे हो आप, तो एक बड़ी चीज है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आपको बहुत सारी रीडिंग एंड राइटिंग करनी पड़ेगी। तो it will allow you to, or it will need you to have significant reading and writing, which will often end in a research project. Your special, perhaps unique dash of interest will be studied thoroughly। अगर मैं प्रॉपर्टी का कोर्स कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी का स्पेशल इंटरेस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत सिग्निफिकेंट रीडिंग राइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एंड में रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। योर स्पेशल डैश ऑफ इंटरेस्ट विल बी स्टडीड। जैसे मेरा स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो what is that? That is my area of interest, not land of interest। एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी एक फ्रेज है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जो चीज मैं परस्यू करना चाहता हूँ। लेट्स से आप डॉक्टर हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है न्यूरोलॉजी हो सकता है, या दिमाग से रिलेटेड हो सकता है, या समझने लगता है। दैट इज द राइट आंसर। लास्ट ब्लैंक करते हैं आज का, देन विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स। देखो मैं आपको साथ साथ ये भी बताई जा रहा हूँ, सिर्फ ग्रामर नहीं काम आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पैसेज का मीनिंग समझो। जब तक पैसेज का मीनिंग नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। द जर्नी ऑफ अचीविंग सक्सेस इन कॉलेज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, डैश योर पर्सनल वैल्यूज। योर पर्सनल वैल्यूज आर योर कोर बिलीव्स एंड गाइडिंग डैश। कोर बिलीव्स है प्लूरल, एंड गाइडिंग यहाँ पे भी प्लूरल आएगा। एस वाले कितने वर्ड है अपने पास? कंफ्यूजिंग सा पैसेज है, मेरे को ये श्योर नहीं है तो मैं इसको अभी नहीं भरूंगा, इसको बाद में भरूंगा। अगर मान लो आपको फर्स्ट ब्लैंक श्योर नहीं है, मत भरो इसको, सेकंड में आ जाओ। यू हैव टू ऑलवेज फिल द ब्लैंक्स यू आर श्योर। प्रिंसिपल्स डालो यहाँ पे, क्योंकि ये भी ऐसा है, तो दे वेरी हाई चांसेस ये भी ऐसा आएगा। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स बोलते हैं, कभी भी बॉयज एंड गर्ल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कोर बिलीव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, दे कलर योर इंटरेस्ट्स एंड पैशंस एंड डैश योर थॉट्स एंड वर्ड्स। थॉट्स, ये जो चीजें हैं कोर बिलीव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, क्या होता है, वो आपके इंटरेस्ट भी बनाते हैं, आपके पैशन भी बनाते हैं। एंड डैश योर थॉट्स एंड वर्ड्स एंड विल शेप अप एंड रेंज योर असेंस योर कंपैरिजन योर फ्रेम। योर फ्रेम मतलब बनाना। जो चीजें आप, जो जैसे मान लो कि मैं मानता हूँ कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, तो वो मेरे कोर बिलीव्स हैं। और गाइडिंग प्रिंसिपल से क्या होता है, जो मेरे विचार होते हैं उनके कारण ही बनते हैं। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके विचार आएंगे, या जैसे जो आपकी मान्यता होगी वैसे ही आपके विचार आएंगे। सो जो कोर बिलीफ और गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो उससे आपका इंटरेस्ट भी आता है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि आपके थॉट और वर्ड्स बने। इस पे आ जाओ। द जर्नी ऑफ अचीविंग सक्सेस इन कॉलेज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, डैश योर पर्सनल वैल्यूज। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कॉलेज में, अगर आपने सक्सेस पानी है, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या है। रेंज योर पर्सनल वैल्यू, असेंस, कंपैरिजन, डाइवर्टिंग या आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग, डाइवर्टिंग क्यों नहीं आया? डाइवर्टिंग होता है भटकना। आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी पर्सनल वैल्यू क्या है। पर्सनल वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तभी यहाँ पे आइडेंटिफाइंग आया है। योर पर्सनल वैल्यूज आर योर कोर बिलीव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, दे कलर योर इंटरेस्ट एंड पैशंस एंड फ्रेम योर थॉट्स एंड वर्ड्स। इन डैश योर वैल्यूज आर अ कंपास दैट हेल्प यू मेक डिसीजंस एंड चॉइसेस। तो यहाँ पे वैल्यूज के बारे में उन्होंने दोबारा एक समरी सी दे दिया है। इन एसेंस, ये आपको शायद नहीं पता होगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए यार, इन रेंज आना है, इन एसेंस आना है, इन कंपैरिजन आना है। क्या आएगा? इन कंपैरिजन तो कंपेयर में आता है। इन डाइवर्टिंग, डाइवर्टिंग बीच में आएगा जब आपका वर्ब यूज हो रहा है। तो इन असेंस, इन असेंस का मतलब होता है फंडामेंटली या बेसिकली, या कुछ समराइज करने के लिए, या ओवरऑल बोलने के लिए। एक इंपॉर्टेंट कॉलोकेशन है, इसको याद रखना। इन असेंस, इन असेंस मतलब फंडामेंटली या बेसिकली आपके वैल्यूज क्या है, वो चीजें हैं जो आपकी डिसीजन और चॉइसेस बनाती है। एक बार इसको प्रूफ रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने पर्सनल वैल्यू आइडेंटिफाई करना। योर पर्सनल वैल्यूज क्या है? कोर बिलीव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं।
वो आपके इंटरेस्ट और पैशन को बनाते हैं और आपके थॉट्स भी बनाते हैं और वर्ड्स भी बनाते हैं। दैट्स इट, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। सबमिट कर लेते हैं। दैट इज इट, सही आंसर है एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। देखो मैंने आपके सामने अभी 5 से 6 रीडिंग के ब्लैंक्स किए हैं। रीडिंग ब्लैंक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि यार एक ब्लैंक गलत हो जाता है, सारे गलत हो जाते हैं, समझ नहीं लगता। कई पैसे तो समझ लग जाते हैं, कई बिल्कुल नहीं समझ लगते। पैसेज इजी भी आएंगे, पैसेज मुश्किल भी आएंगे, सिर्फ ग्रामर रूल पे रिलाय मत रहना। ये नहीं है कि आपको ग्रामर रूल मैंने 4 दे दिए और ये 4 रूल वहां पे जाके आप चेप दोगे, आपके आंसर सेव हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको सबसे पहले पैसेज का मीनिंग समझना है। जब तक पैसेज का मीनिंग नहीं समझोगे, जितने मर्जी ग्रामर रूल लगा लो, कुछ नहीं पता लगना। फिर जब आप सॉल्व कर रहे हो, एक बार पैसेज को स्किम करो, थोड़ा सा मीनिंग अंडरस्टैंड करो। फिर जब आप फर्स्ट ब्लैंक पे आ गए, आप देखो आपको इसका आंसर श्योर है तो भरो, नहीं श्योर तो सेकंड पे आओ। सेकंड भी नहीं श्योर छोड़ो, थर्ड और फोर्थ पहले फिल करो। जितने भी ब्लैंक्स हैं जो आपको श्योर है वो पहले फिल करने हैं एंड देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक। क्योंकि क्या होगा, अगर फर्स्ट ब्लैंक गलत कर दिया या सेकंड गलत कर दिया, थर्ड वाले का ऑप्शन फर्स्ट में डालोगे, फर्स्ट गलत, थर्ड भी गलत, पैसेज का मीनिंग भी गलत समझोगे और ओवरऑल चीजें भी आपकी गलत होंगी। पैसेज का मीनिंग समझो, जो ऑप्शन श्योर है फर्स्ट भरो। ग्रामर रूल्स लगाओ, जैसे कि इट के बाद एस वाली फॉर्म आएगी, एंड के आगे और पहले सिमिलर फॉर्म्स आएंगी। जो आपको मैंने रूल्स बताए हैं वो आप फॉलो करो। रूल्स के मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वो देख के नोट्स बना लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्ट समझो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ये चीजें आप समझ के तो 100% आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो languageacademy.com.au पे। एक चीज आपको दिखानी है, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करो। यू विल गेट टू नो कि सही आंसर सही क्यों है, गलत आंसर गलत क्यों है। हर एक ब्लैंक की एक्सप्लेनेशन है, रीडिंग की भी, रीडिंग राइटिंग की भी। इफ यू डू सो, 100% चीजें सॉल्व होंगी और आप इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए या ऑन कैंपस क्लासेस चाहिए, वी डू प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैंपस क्लासेस। You can contact us on any of these numbers and we'll be more than happy to help you. फ्री मॉक टेस्ट करने के लिए languageacademy.com.au पे जाओ, रजिस्टर करो और एग्जाम से पहले प्लीज फ्री जो फुल स्कोर्ड मॉक टेस्ट है वो करके जाना। उससे क्या होगा, आपको क्लियर आइडिया होगा कि आप कहाँ खड़े हो, कौन सी चीजों पे आपने वर्क करना है और कैसे कैसे चीजों को इम्प्रूव करना है। कोई भी डाउट है लेट मी नो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। और हाँ, अगर कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पे LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई सी यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।